हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेएलओ 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पेपर नंबर 2 सीपीसी और सीआरपीसी का है, उसका क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन आपको 10 प्रश्न, हम प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दे रहे हैं और उसका हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ लगा के दे रहे हैं। इस तरह से पेपर के बाद में ये पीडीएफ लगा हुआ है, हर वीडियो के साथ आपको ये पीडीएफ मिलेगा। इससे पहले टर्न पे हमने आपको 12 क्वेश्चन दिए थे, दूसरे टर्न पे हमने 20 क्वेश्चन तक करा दिया है। आज 21वां क्वेश्चन है। ये पेपर सेकंड है, जेएलओ 2019 का पेपर सेकंड, मतलब सीपीसी और सीआरपीसी का मिला के एक पेपर आता है, पेपर नंबर 2 कहते हैं इसको। इसमें 21वां प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा पुनर्वलोकन संबंधी प्रावधान है। पूछा जाता है सीपीसी की किस धारा में पुनर्वलोकन की बात की गई है। तो सीपीसी की धारा 114, ऑप्शन नंबर 3, 114 में पुनर्वलोकन की बात हुई है और आदेश 47 में भी हुई है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 में और आदेश 47 में पुनर्वलोकन का प्रावधान है। ये आपको मैटर अभी जो हैंड रिटन हमने दिखाया था वहाँ पर आपको ये मैटर पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, संपत्ति के विभाजन के लिए वाद, ये संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा नहीं निस्तारित किया जा सकता, नहीं निपटाया जा सकता। बाकी सारे वाद, चाहे विनिमय पत्रों पर आधारित वाद हों, चाहे वचन पत्रों पर आधारित वाद हों या फिर लिखित संविदाते उद्भूत ऋण वसूल करने के लिए वाद हों, ये सारे के सारे संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित किए जा सकते हैं। मगर संपत्ति के विभाजन के लिए वाद संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता। इसलिए 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। और जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर 3 सही था। दोनों के ही ऑप्शन नंबर 3 सही थे। 23वां प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में मूल डिक्री के विरुद्ध अपील के प्रावधान निहित है। तो हमारे सीपीसी की धारा 96 में मूल डिक्री की अपील के बारे में प्रावधान है। मूल डिक्री की अपील धारा 96 में या आदेश 41 में होती है। द्वितीय अपील धारा 100 में या आदेश 42 में है। 104 में आदेशों की धारा 104 में आदेशों के अपील के बारे में है और धारा 113 में जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें निर्देश की बात की गई है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही है कि मूल डिक्री की अपील धारा 96 में होगी, 96 में होगी। मूल डिक्री की अपील धारा 96 में होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारा मैटर हमने जो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कंप्लीट सीपीसी फॉर जेएलओ 2023, पूरा मैटर हमने वहाँ पर डिटेल्ड पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर सीपीसी कंप्लीट है, सीआरपीसी का कंप्लीट मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट मैटर है और एविडेंस एक्ट का कंप्लीट मैटर है। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है सब्जेक्ट के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाके A to Z सारी सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। पूरा मैटर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी भी आपके पास करीब 65-66 दिन है। अब आपका एग्ज़ाम 4 नवंबर को है, इसलिए एक हफ्ता 10 दिन और मिल गया है। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए और हमने नंबर दे रखा है। अगर कोई असुविधा हो तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस आदेश में अस्थायी व्यादेश संबंधी प्रावधान निहित है। तो आपको बताना है आदेश 39 में अस्थायी व्यादेश, तो जहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें आप आदेश 39, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। आदेश 39 में अस्थायी व्यादेश का प्रावधान किया गया है, बताया गया है किस किन अवस्थाओं में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जाता है। आदेश 39 नियम 1 में प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 25 पर आ जाइए। सिविल मामलों के संबंध में निम्न में से
किस न्यायालय के पास पुनरीक्षण की शक्ति है? तो पुनरीक्षण चूंकि उच्च न्यायालय करता है, इसलिए पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को है। ऐसा सीपीसी की धारा 115 में बताया गया है। हमने अपने मैटर में लिख दिया है कि धारा 115 सीपीसी पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 25 हो गई है, 26 पर आ जाइए। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं, आप प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, डिक्री का निष्पादन उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल किया जाता है, सही है ये ऑप्शन। डिक्री उस न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकती है जिसे वो निष्पादन के लिए भेजी गई है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है कथन। तीसरा ऑप्शन, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वयं प्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकता है। बिल्कुल सही बात है। 26वें प्रश्न के ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दोनों सत्य हैं, जबकि उन्होंने पूछा कि क्या है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जाहिर सी बात है आंसर हो गया इसका। प्रश्न संख्या 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ये बताया गया है कि न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कर सकता है। कभी नहीं कर सकता। वो न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है अपनी अधिकारिता के बाहर अपनी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का जो बाहर संपत्ति स्थित है उसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन नहीं कर सकता। इसका मतलब यही कथन असत्य है, सत्य नहीं है। इसलिए 26वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा न्यायालय आज्ञा पत्र जारी कर सकता है? तो आज्ञा पत्र कौन सा न्यायालय करता है और किस धारा में बताया गया है? ये दोनों ही प्रश्न आते हैं। तो हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि धारा 46 के अंतर्गत डिक्री पारित करने वाला न्यायालय आज्ञा पत्र जारी कर सकता है। तो आज्ञा पत्र ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय क्या कर सकता है? आज्ञा पत्र जारी कर सकता है। और ऐसी बात सीपीसी के धारा 46 में बताई गई। आपसे सेक्शन भी पूछा जाता है कि आज्ञा पत्र किस धारा में, 2013 में ये प्रश्न आया है कि आज्ञा पत्र किस धारा में बताया गया है। तो धारा 46 सीपीसी की कहती है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय आज्ञा पत्र जारी कर सकता है। 28वां प्रश्न देख लें, यदि डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है तो वो विधिक प्रतिनिधि किस हद तक दायी होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कोई डिक्री है और ऐसी डिक्री किसी विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित कर दी गई है, तो पूछा जाता है कि ये बताइए वो विधिक प्रतिनिधि किस हद तक इस डिक्री के लिए दायी होगा। तो इसका पहले तो उत्तर समझ लीजिए आप बिल्कुल क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ऐसा जो विधिक प्रतिनिधि है उस डिक्री को निष्पादित करने के लिए मृतक की केवल वो संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से व्यनित ना कर दी गई हो। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमने शायद 3 कह दिया था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मृतक की केवल वो संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से व्यनित नहीं कर दी गई है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई, आप उत्तर को समझ गए होंगे कि कोई डिक्री पारित हुई है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, तो विधिक प्रतिनिधि को न्यायालय सिर्फ वहां तक इन्फोर्स कर सकता है, बल लगा सकता है जहां तक कि मृतक की संपत्ति उस विधिक प्रतिनिधि को मिली हो और उसने उस संपत्ति को व्यनित ना कर दिया हो। जो बची हुई हो, अगर व्यनित भी कर दी होगी संपत्ति, तब भी विधिक प्रतिनिधि अब दायी नहीं है उस डिक्री को निष्पादित करने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है 28 का। हमने अपने उत्तर में लिख दिया 28वें प्रश्न के उत्तर में कि यदि डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है तो वो विधिक प्रतिनिधि मृतक की केवल वो संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से व्यनित नहीं कर दी गई है। ये सारे उत्तर इस तरह से हमने आपको लिख के यहाँ पर बताया है कि हर चीज़ लिख के दे दी है। अभी आप इस पर पहुँचेंगे।
फिर 29वां प्रश्न है, अंतरित डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है। तो जो अंतरित डिक्री होती है, डिक्री का निष्पादित करने के लिए जो अंतरित की जाती है डिक्री, उस न्यायालय के पास कौन सी शक्ति नहीं है। तो देखें, पहला ऑप्शन, किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति बिल्कुल प्राप्त है। दूसरी बात, मृत निर्णीत निर्णय के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री को निष्पादित करने की शक्ति बिल्कुल प्राप्त है। फिर तीसरा ऑप्शन, डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति बिल्कुल प्राप्त है। फिर चौथा, इसका मतलब ऊपर की तीनों ऑप्शन सही हैं, कहने का मतलब है तीनों ही शक्तियां प्राप्त हैं। किसको? अंतरित डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय को, मतलब जिसके पास डिक्री अंतरित की गई है निष्पादन के लिए, वो ये तीनों काम कर सकता है। चौथा ऑप्शन नहीं कर सकता। यही आंसर सही है 29 का, प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि डिक्री के अंतरित की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति, ये शक्ति क्या है? अंतरित न्यायालय जिसके पास अंतरित की गई है डिक्री, उस न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए 29 का प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर आखिरी प्रश्न देख लें आज के सेशन का हम लोगों का। 30वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क और विक्रय के लिए दायी नहीं होगी। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका कि व्यक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार, ये कुर्क नहीं होता है। ऐसा हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि धारा 60 सीपीसी की धारा 60 है, इसके परंतुक में बताया गया है कि व्यक्तिगत सेवा कराने का कोई भी अधिकार कुर्क और विक्रय योग्य नहीं होता है। बाकी माल, धन, ऋण, ये सारे के सारे कुर्क किए जा सकते हैं, विक्रय किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है 30वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये कुर्क नहीं हो सकता। ये ऑप्शन अगले आपको आंसर में अगले वीडियो में मिलेंगे। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं, आपको लिखित में दे दिए हैं, 1 लाइनर टाइप के उत्तर बना दिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट 1 लाइनर टाइप में याद कर लें, हमेशा के लिए मैटर इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी साथी आपके तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हों, उसको ये मैटर सेंड कर दीजिए। खास तौर से JLO की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर भेज दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।